नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार क्लासेस में। पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज एक और वीडियो लेके हम लोग आपके बीच में हाजिर हो गए हैं एक और नए सब्जेक्ट के लिए, और ये सब्जेक्ट है MPSE 004 जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट। तो भाई ये विषय का नाम है, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक विचार। तो एक्चुअली में इसका नाम भले ही सामाजिक राजनीतिक विचार हो, इसे नाम पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर बेसिकली जो बातें बताई गई हैं वो बातें क्या हैं, जो एक्चुअल बातें ये हैं कि भाई भारत में कितने प्रकार के विचारक आए, हर विचारक ने अपना विचार समाज को दिया, उसके विचार से समाज प्रभावित हुआ और प्रभावित होने से उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। तो कौन कौन से विचारक आए, कौन कौन सा उन्होंने अपना योगदान दिया, यही सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे हमने एक चैप्टर वीडियो पढ़ी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, जिसमें हमने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ रखी थी, मिल वगैरह पढ़े थे। तो वैसा ही ये बिल्कुल ये, लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। इसमें आपको भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ना है कि भारत के यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था वो कैसे आदि अनादि धार्मिक काल से चलती हुई आ रही है। फिर कई सारे विचारक उसमें आए, विवेकानंद आए, बाल गंगाधर तिलक आए, महात्मा गांधी आए, नेहरू आए, रविंद्रनाथ टैगोर आए, अरविंद घोष आए, वीर सावरकर आए और मोहम्मद अली जिन्ना आए। तो ऐसे कई सारी एक लंबी सूची है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लंबी सूची है, ठीक। उन्हीं के बारे में अपने को धीरे धीरे पढ़ते रहना है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में औपनिवेशिक काल, तो बड़ा धर्म का बड़ा प्रभाव रहा भारत, क्योंकि आपको पता है भारत क्या है, भारत एक धार्मिक देश है। कैसा देश है भाई? धार्मिक देश था। और हमारा जो बहुत पुराना समय जो था वो धर्म से ही चलता था, ठीक है। धर्म क्या करता था? धर्म राजनीति को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि रिलीजन क्या करता था? रिकॉग्नाइज करता था पॉलिटिक्स को। उस वक्त के जो राजा थे, जो राजा होते हैं ना, ये होता था किंग इज गॉड। ऐसा माना जाता था कि जो राजा है वो क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी एक तरीके से अगर कोई राज्य है उसमें माना ये राजा अगर उसका कोई है तो माना जाता था वही भगवान है। भगवान ने उसको राजा बना के भेजा ताकि वो सबके ऊपर क्या कर सके? राज कर सके और एक अच्छी सुशासन व्यवस्था और धर्म का राज स्थापित कर सके, ऐसा माना जाता था। तो धर्म का बड़ा प्रभाव था इसके अंदर, ठीक है। हमारे जो एंशिएंट पीरियड था उसके अंदर, जब लोकतंत्र वगैरह नहीं हुआ, राजतंत्र में राजा को मानते थे कि भाई ईश्वर का प्रतिनिधि है। धर्म क्या करता था? धर्म सामाजिक नियम बनाता था। धर्म क्या करता था? सामाजिक नियम बनाता था। सामाजिक नियम बनाना कैसे? आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मनुस्मृति का चलन था। हिंदू धर्म का समाज जो है वो मनुस्मृति पे चलता था। ऐसे जो इस्लामिक समाज था वो चलेगा शरीयत से। हर धर्म के पास एक अपनी अपनी पुस्तक होती है जहाँ से वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी उसके ऊपर बात की जाएगी। फिर जब समय परिवर्तित होता है, फिर कौटिल्य ने, चाणक्य ने कौन सी एक बुक लिखी थी? चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। चाणक्य ने बुक कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी, ताकि जो उस वक्त के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य,
वो इस पुस्तक के हिसाब से राजकाज को चलाएं। ठीक है, तो धर्म का प्रभाव जो है वो बहुत पुराना रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे अंग्रेज भारत में आए, तो औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आने शुरू हो गए यहाँ पर। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो आप कह सकते हो कि जो अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो पड़ा, ठीक है, सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा, सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि धार्मिकता पर रोक लगी। ठीक है, वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में लिख दूंगा अभी मैं ये, इसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल का, आप जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको जो है वो मटेरियल पूरा का पूरा टाइप मटेरियल मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, दोनों मीडियम के अंदर वहाँ पे अवेलेबल है। आप आराम से जाओ, डाउनलोड करो फ्री में, कोई समस्या नहीं है। हाँ, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो भाई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, पहले धार्मिकता पर रोक लगाई, बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हो जाना हर चीज़ को लेकर के। ठीक है, कि हमारे धर्म में तो ऐसा होता है, ऐसा करके काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ, कि मतलब कोई काम कर रहे हो तो उसके ऊपर तर्क कुतर्क करने के योग्य बन पाए व्यक्ति। ठीक है, तो वैज्ञानिक चेतनाओं का विकास हुआ, विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला, ढोंग और पाखंड से क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। ठीक है, चलो उसके बाद और यहां पर जो अंग्रेजों को यानी कुरीतियों, जो समाज में कुछ कुरीतियां थी, कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इस तरह से भारतीय समाज धीरे धीरे बदलने लग गया। सती प्रथा थी जैसे, ठीक है, या बचपन में लड़कियों का शादी करवा दी जा रही है 10-11 साल में ही। ठीक है, कोई विधवा हो जाएगी तो फिर अब उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, पूरी जिंदगी विधवा का जीवन जिएगी। तो ये सब जो चीजें थी सब रोक दी गई, अंग्रेजों ने इन सबको रोका, इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये सब प्रभाव पड़े। तो इससे क्या हुआ, भारत में कई प्रकार के विचारक आए, जो कि पूरी की पूरी लिस्ट है। आप अगर अपना चैप्टर उठा के देखेंगे तो उसमें पूरी लिस्ट है। हम उसमें से गिने चुने विचारकों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत फेमस उसमें विचारक हैं एक, उनका नाम है पंडिता रमाबाई। क्या नाम है उनका, पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई कर्नाटक में पैदा हुई थी, मुंबई में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ब्राह्मण समाज में पैदा हुई थी। तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से क्या हुआ कि इन्होंने शिक्षा विक्षा तो मिलती गई अच्छी खासी, और संस्कृत की बहुत विद्वान थी। किसकी विद्वान थी, संस्कृत की विद्वान थी। संस्कृत की विद्वान होने के कारण ही इनको, इनके नाम में पंडिता शब्द जुड़ गया, वरना तो सिर्फ रमाबाई था। तो क्योंकि संस्कृत की बहुत बड़ी नॉलेजेबल थी, तो इसीलिए क्या हुआ, इनको पंडिता रमाबाई लोग कहने लग गए। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म पर बड़ा प्रहार किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार किया, और इन्होंने ये भी बताया कि भाई देखो, हिंदू धर्म जो है वो काफी बेकार धर्म है, इसके अंदर ऊंच है, नीच है, ठीक है, जाति व्यवस्था है, बड़ी समस्याएं हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन समस्याओं में भी महिलाओं की हालत बहुत खराब है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम बता देता हूं मैं आपको, द हाई कास्ट वुमेन। इनका मानना था कि जो ऊंची जाति में औरतें पैदा होती हैं ना, उनकी समस्याएं और भी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, निम्न जाति वाली ज्यादा समस्याएं ऊंची जाति वाली महिलाओं की हो, क्योंकि जो निम्न जाति की महिलाएं होगी वो कहीं ना कहीं काम करती होगी, कहीं ना कहीं मजदूरी करती होगी। ठीक है, तो उसके पास एक स्किल रहेगी,
गुजारा करने लायक कुछ काम होता है। लेकिन जो उच्च जाति की महिलाएं होती हैं, मान सम्मान इज्जत के नाम पे हमेशा कमरे में बंद रहेगी। एक तो कमरे में बंद रहेंगी, अगर वो विधवा हो जाती है तो फिर पूरा जीवन उसे उन्हीं कमरों में विधवा की भांति बिताना पड़ता है, तो उसका जीवन बड़ा नरकी हो जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है। भारत की प्रथम क्या थी, प्रथम भारतीय नारीवादी होने का गौरव प्राप्त है इनको, प्रथम नारीवादी कहा जाता है इनको। ठीक है, बड़े सारे सदन बनाए थे इन्होंने आर्य महिला सदन बनाया, इन्होंने शारदा सदन बनाया। इनका उद्देश्य था कि ये जो जाति व्यवस्था से खत्म की जाए। हिंदू समाज को तो बहुत बुरा मानते थे, बहुत 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 बुरा कहा इन्होंने। ठीक है, हिंदू धर्म की बहुत बुराई करती थी। इन्होंने कहा कि जो औरतों का बुरा हाल तो है, तो हिंदू धर्म में भी औरतों का विशेष महत्व, मतलब महिलाओं के बारे में बात करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में ईसाई बन गई थी। क्या बन गई थी ये ईसाई बन गई। इन्होंने कहा था हिंदू धर्म में रह करके कभी भी क्या है, महिलाओं की तरक्की नहीं हो सकती। महिलाओं की अगर तरक्की करनी है तो महिलाओं की तरक्की करने के लिए क्या आवश्यक है, महिलाओं की तरक्की करने के लिए आवश्यक है कि भाई ईसाई बन जाओ। ईसाई धर्म में जो है महिला, ईसाई धर्म जो है प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है, सोच उच्च है, बढ़ती हुई सोच है, आधुनिक सोच है, तो उससे क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है समाज का कुछ। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात है। अब इसके बाद मतलब ये आपको बेसिक आइडिया लग गया ना पंडिता रमाबाई के बारे में क्या था। 1919 में इनको 1919 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। ये उपाधि इनको मिली हुई थी, पंडिता उपाधि इसलिए मिली क्योंकि संस्कृत की विद्वान थी। कैसरे हिंद मिला, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। भारत की प्रथम नारीवादी होने का गौरव प्राप्त है इनको। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, बस पता होना चाहिए ओवरऑल। अब इसके आगे पीछे कहानी बना के लिख देना। बुक का नाम देखो, याद रखना क्या इनकी थॉट प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता, कुछ सदन के नाम बता दिए। ईसाई बन गई थी बाद में, इनके जो हस्बैंड थे वो भी ईसाई थे। बाद में इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये इनका परिचय है। और जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है दूसरे नंबर पे, वो है ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले के बारे में आपसे जरूर 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 पूछा जा सकता है। इन्हें ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। इनके जो ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक में था गुलाम, उस बुक का नाम था गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी में इन्होंने बताया कैसे जो पिछड़ी जातियां हैं निम्न जातियों के साथ, ये निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, निम्न जाति के उत्थान का कार्य करते हैं। ठीक है, निम्न जाति के उत्थान का कार्य करते हैं। महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक हैं। महिला शिक्षा के क्या हैं, बहुत ज्यादा बड़े समर्थक हैं। ठीक है, ब्राह्मणवाद पे कठोर प्रहार करते हैं भाई। ब्राह्मणवाद पे कठोर प्रहार करते हैं। तो ये कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, इनका मानना था कि जो जैसे ये हो गया, पंडिता रमाबाई हो गई। पंडिता रमाबाई तो बाल गंगाधर तिलक की बहुत तगड़ी आलोचक थी। ठीक है, बोलती थी ये बंदा तो सारी गलती डिमांड करता है, अंग्रेज जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी विरोध कर रहा है बैठ करके। ठीक है, तो ये कुछ वैचारिक प्रहार था। तो ज्योतिबा फुले के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो ज्योतिराव फुले जी के बारे में पता होना चाहिए आपको, इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए, क्या क्या इनके फैक्टर्स थे। इनकी धर्मपत्नी जो थी भारत की पहली शिक्षिका कही जाती हैं, उनको पहली शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। सावित्रीबाई फुले जी हैं। और कहते हैं जब वो
महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी, तो गांव के आसपास के जो लोग थे जो वुमेन एजुकेशन से बहुत चिढ़ते थे कि हमारे कल्चर में और लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, तो इनके ऊपर कीचड़ विचड़ फेंक दिया करते थे। तो कीचड़ फेंक देते तो इसी चक्कर में वो 2 साड़ियाँ लेके जाया करती थी कि एक पे कीचड़ फेंक देंगे तो वहाँ जाके बदल लूँगी जा करके। लेकिन महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया, वुमेन एजुकेशन का मतलब इम्पोर्टेंस समझते थे। ठीक है, बाल विवाह हो गया था इनका, बिल्कुल बचपन में उनसे शादी हो गई थी, लेकिन बचपन में शादी होने के बावजूद इनका पहला उद्देश्य था कि इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पढ़ाया। ठीक है, तो ग्रेट पर्सनैलिटी थे पूरे के पूरे, कहा जाए ऐसा तो। इसके बाद आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ये एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे, पाखंडवाद पर प्रहार करते हैं। मतलब जैसे हिंदू धर्म के समर्थक थे, वेदों का बड़ा सम्मान करते थे। ठीक है, इनका नारा था वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो। इनका मानना था कि भारत के लोगों को ना वेदों की ओर चलना चाहिए, वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, उनके जैसा कर्म करना प्रारंभ करो। ये सब पूजा वूजा करना, ये सब भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये कहते हैं कि पत्थर वत्थर की मूर्ति है, इस सबसे पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये सब पाखंड है, ढोंग है, इन सबको बंद करवाने का प्रयास करते हैं। कर्म कांड के बड़े विरोधी थे। कहने का मतलब ये है, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य का मतलब क्या होता है? शुद्ध या श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा एक ऐसा समाज बनाया जो आर्य हो। ठीक है, तो इसीलिए इनकी बुक भी जो फॉलोअर्स होते हैं पढ़ते हैं। सत्य प्रकाश एक किताब है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये बुक है, इसमें इनके विचार भी मिल जाते हैं। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी आपको जो है वो इतनी बातें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। क्या नाम था बचपन का नाम? नरेंद्र था। कलकत्ता में पता, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़ाकू व्यक्ति थे। इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु थे। ठीक है, तो एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद ने एज सच को एक लॉ तो नहीं दिया कि हमने इस चीज के लिए उनको जाना जाए, लेकिन हर क्षेत्र में उनके जो विचार थे वो इतने बढ़िया थे, इतने बढ़िया थे कि आज के समाज के लिए वो मार्गदर्शक का रूप फॉलो, मतलब मार्गदर्शक का रोल फॉलो कर सकते हैं। उनके जो विचार इतने महान थे, इतने महान व्यक्ति थे। एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ये आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं। ये बात करते हैं ये आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि भारत के अंदर चेतना तो होनी चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। जो लोग, क्योंकि जिस समय थे कुछ लोग इंग्लैंड जाया करते पढ़ाई लिखाई करने के लिए, भी बहुत क्वालिफाइड पर्सन थे। इनका पढ़ाई लिखाई करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेतना आध्यात्मिक अपनी संस्कृति से लेकिन जुड़ाव महसूस करना चाहिए। ठीक है, ये पश्चिमीकरण पर प्रहार करते हैं। ठीक है, किस पर प्रहार करते हैं? ये पश्चिमी विचार पर प्रहार करते हैं। इनका कहना था कि भाई हर चीज पे तुम लोग वेस्ट को फॉलो करने लग गए हो। अंग्रेजी शिक्षा जब भारतीय व्यवस्था के अंदर आई तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि हर मामले में जो कि मिडिल क्लास लोग थे ना, वो भी हिंदुस्तान के लोग होके अंग्रेजों की भाषा बोलने लग जाते थे। ठीक है, कि भाई ये तो यहाँ पे ऐसे बड़ा बेकार सा है। भाई कल्चर ही वैसा था वहां पर। ठीक है, जैसे वो लोग पहले रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। तो इनका मेन यही, इन्होंने कहा कि ठीक है, व्यक्ति के अंदर चेतना आनी चाहिए, समय के साथ बदलाव आना चाहिए, लेकिन चेतना कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक होनी चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता की जड़ों को काट कर लाई गई शिक्षा जो है वो वास्तव में कभी भी उससे समाज का कोई हित ही नहीं हो पाएगा।
चेतना का या शिक्षा का जो अर्थ है वो व्यर्थ हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ गई बात? तो ये था स्वामी रामकृष्ण कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का जो योगदान था वो यही इसी पे था। बहुत सारी बुराइयों पर भी ये प्रहार करते हैं। कहते हैं कि जो हमारा समाज है इसमें कई प्रकार के वो हैं, पाखंड पे प्रहार करते हैं। उल्टी सीधी मान्यताएं बना रखी हैं कुछ लोगों ने, हमें ऐसी उल्टी सीधी मान्यताओं को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद थे। हमारे जो अगले विचारक हमारे आते हैं इसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे जो हैं वो अगले विचारक हैं इसके अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बंगाल में पैदा हुए थे। ठीक है, और इन्होंने काव्य रचना की थी। इनकी काव्य रचना कह सकते हो आप की गीतांजलि। और इस काव्य रचना के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। (1913) में। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में ये बात। इसके बाद एक और बात है, इनको 1915 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए, जॉर्ज पंचम ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन जब भारत में जलियांवाला बाग हुआ ना 1919 में, तो 1919 में इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी ये इन्होंने लौटा दी, इन्होंने वापस कर दिया। कहा भाई रखो अपना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मोटा मोटा ये आपको पता ही है। दरअसल में रविंद्रनाथ टैगोर ना अपने आप को किसी सीमाओं में नहीं बांधते थे। ये आध्यात्मिक मानवतावाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनका जो भरोसा था, इनका जो विचार था, इनका विचार था आध्यात्मिक मानवतावाद। इनका विचार था आध्यात्मिक मानवतावाद का विचार। ठीक है, आध्यात्मिक मानवतावाद का मतलब होता है कि ये मानवतावाद में बड़ा भरोसा करते थे। ठीक है, कभी भी किसी व्यक्ति को समूह से स्वतंत्रता की बात करते थे। इनका मानना था कि मानव जो है जब तक अपने अंदर के गुणों को बाहर नहीं लेकर के आएगा ना, कोई इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। पूरे विश्व को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उस थ्योरी को मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, मेरा तुम्हारा, कहते थे हर देश मेरा ही है। इनका ऐसा कहना था कि हर देश, दुनिया के हर देश मेरे ही देश हैं, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ये जो बहुत बड़ा प्रहार करते हैं, राष्ट्रवाद पर प्रहार करते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रवाद पर क्या करते हैं ये प्रहार करते हैं। राष्ट्रवाद शब्द को ही गलत मानते हैं। एक्चुअली में इनको राष्ट्र शब्द पसंद ही नहीं है। इनका कहना है कि व्यक्ति को कभी भी किसी चीज से बांध नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि जो राष्ट्रवाद शब्द है, नेशनलिज्म जो वर्ड है, ये यूरोप से आया है। ठीक है, यूरोप से आया शब्द है, क्या है? राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद से क्या होता है, इसका स्वरूप बड़ा उग्र होता है। लोग एक चीज, राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र का तो कोई ना कोई पैरामीटर होगा ना, लोग एक पैरामीटर से बंध जाते हैं, एक स्पेशल विचार से बंध जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे अहंकार पैदा होता है। ठीक है, इसी राष्ट्रवाद की भावना की वजह से भारत आज अंग्रेजों का गुलाम, क्योंकि अंग्रेज जो है अपने राष्ट्र को और महान बनाना चाहते हैं, दूसरों गुलाम बना रहे हैं। तो राष्ट्रवाद से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है सारा का सारा। इसीलिए ये लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रवाद कह रहे हैं गलत तो ये भारत की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं राष्ट्रवाद का विचार ही क्योंकि पश्चिमी है, और ये विचार दूसरों को गुलाम बनाना सिखाता है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना सिखाता है। और मैं आध्यात्मिक मानवतावाद का समर्थक हूँ, तो आध्यात्मिक मानवतावाद को यदि मैं मानता हूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई राष्ट्रवाद सही है? तो व्यक्ति को अपनी स्वयं की चेतना, अपनी अंतः स्वतंत्रता, कहने ऐसा नहीं राजनीतिक स्वतंत्रता, ये कहते हैं कि भाई देखो स्वतंत्रता दो तरह की होती है, तो राजनीतिक, जैसे अंग्रेज छोड़ के अगर हिंदुस्तानी चले जाएंगे तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई,
लेकिन क्या अंतः स्वतंत्रता मिल पाएगी? वास्तविक स्वतंत्रता, सच्ची आजादी इसे कहते हैं। कहते हैं सच्ची आजादी तब मिल सकती है व्यक्ति को जब वो हर तरह के बंधन से मुक्त हो, बिल्कुल, ठीक है, सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके। और ये सच्ची आजादी व्यक्ति के अंदर कब आएगी? जब वो हर प्रकार के भौतिकवाद से मुक्त हो जाएगा, प्रकृति के पास जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हमारी इच्छा है कि यार मैं एक फॉर्च्यूनर खरीद लूं, ठीक है, तो फिर एक उसमें मन में एक लालसा रहती है, कहाँ से आएगी? तो भाई वो जो बॉस है भाई उसकी सैलरी तो करनी पड़ेगी, ये काम करना ही पड़ेगा, काम धाम करने का सोचना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्योंकि भौतिकवाद से क्या होता है, फिर ये चेतना का स्वतंत्रता नहीं रह जाती। व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करेगा। कहते हैं वही चीज नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा किनका मानना है? ऐसा मानना था अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो ये इनके बारे में पता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं राष्ट्रवाद पे प्रहार कैसे किया, तो इसलिए मैंने राष्ट्रवाद वाले टर्म को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको बता दिया कि भाई देखो ये इसका मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे अगले विचारक आते हैं वो आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो भाई महात्मा गांधी के बारे में तो हम सबने बचपन में ऐसे वैसे लिखा ही होगा, है ना। ओह सॉरी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोगों ने बचपन में ऐसे लिखा होगा, महात्मा गांधी जी थे तो भाई पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था, ठीक है। तो पिता का नाम ही था, इन्हीं का नाम था, ठीक है। पोरबंदर में गुजरात के पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमको वो नहीं लिखा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, हमको इनके विचार के बारे में बताना है कि महात्मा गांधी का विचार क्या था, कैसा विचार था। महात्मा गांधी बात करते हैं एक्चुअली में अहिंसा की, ठीक है। इन्होंने अहिंसा को कहा कि भाई ये प्रतिरोध है, और अहिंसा कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। इन्होंने कहा हिंसा एक सक्रिय प्रतिरोध है, ठीक है। इन्होंने एक निष्क्रिय प्रतिरोध ये शब्द यूज किया, निष्क्रिय प्रतिरोध, ये इन्होंने वर्ड यूज किया, पैसिव रेजिस्टेंस। इन्होंने शब्द यूज किया कौन सा? पैसिव रेजिस्टेंस। इन्होंने कहा कि अहिंसा कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं कि आराम से वैसे बैठ के खाली जाकर, नहीं, प्रतिरोध करना है सच्चे मन से। ये कायर लोग कभी नहीं कर सकते, डरपोक लोग कभी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, ठीक है। इन्होंने कहा भाई अहिंसा सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करने के लिए खुद को सत्य धारण करना पड़ता है, ऐसा इनका मानना था। महात्मा गांधी का कहना था देखिए, जैसे कि चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि भाई आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर आपके इरादे बिल्कुल नेक है ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो भी ऊटपटांग करना पड़े आप करो, क्योंकि आपका लक्ष्य सही है। महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, अगर हमने रास्ता गलत चुना तो लक्ष्य कभी सही हो ही नहीं सकता। गलत तरीके से प्राप्त किया गया लक्ष्य गलत ही होता है। इसीलिए वो ज्यादातर ये जो हमारे उग्र विचारक थे, इससे आपको भगत सिंह वगैरह कई सारे मिलेंगे, तो उनका बहुत ज्यादा वैचारिक विरोध करते हैं। उनका मानना था कि हिंसा का रास्ता सही नहीं है, हिंसा के रास्ते पे चल के जो आजादी आएगी वो हिंसा ही लाएगी अपने साथ, ठीक है। ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। महात्मा गांधी जी अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं। महात्मा गांधी अपने आप क्या कहते हैं? दार्शनिक अराजकतावादी। दार्शनिक के फिर दर्शन तो था ही उनके पास। अराजकतावादी कौन होते हैं? जो राज्य को खत्म करना चाहते हैं, जो राज्य को खत्म करना चाहते हैं। एनार्किस्ट जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कहते हैं हाँ मैं एक एनार्किस्ट हूं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि महात्मा गांधी की कल्पना में क्या है? राम राज्य है। महात्मा गांधी कहते हैं राम राज्य आ जाएगा ना, सब लोग इतना मिलजुल के रहेंगे तो राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी राज्य को खत्म कर, यहाँ अच्छे तरीके से खत्म कर रहे हो, लेकिन राज्य को खत्म कर, इनका मानना था कि राज्य जो है वो क्या है, आखिरकार पुलिस और हिंसा के बल पे ही टिका हुआ है। जितना मर्जी लोगों के लिए अच्छा कर ले, लेकिन फिर इससे लोगों की इच्छाएं दबाई जाती हैं, और जब लोगों की इच्छाएं दबाई जाती हैं तो क्या होता है? उनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। इसलिए क्या कहते हैं ये कि भाई हटाना पड़ेगा राज्य को,
राज्य अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, वो भी तगड़े समर्थक हैं। ठीक है, गांवों का समर्थन करते हैं। भारत के जो पंचायती राज जो भारत के संविधान में ऐड हुआ ना आकर के, वो महात्मा गांधी का उसमें बहुत बड़ा रोल था। महात्मा गांधी ने कहा था कि शहरों में तो व्यक्ति रहते हैं, गांव में देवता रहते हैं, असली भारत गांव में ही निवास करता है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, जाति व्यवस्था के समर्थक थे और इसके अलावा गांवों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो विचार है वो कुछ बातों को लेके ऐसा है कि जैसे आप कह सकते हो कि सर्वोदय, महात्मा गांधी का विचार है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका उदय होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई कोई भी जब आप कानून बनाते हो, ऐसा उन्होंने कहा कि जब आप कोई भी कानून बनाते हो तो आपको सोचना चाहिए, इस अपने दिमाग में सोचो कि हमारे देश का, हमारे समाज का सबसे गरीब आदमी जो है, सबसे गरीब आदमी, मैं जो कानून बना रहा हूं उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको लगता है उसके लिए सही है तो फिर सबके लिए सही है, इसे फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी एक शब्द यूज करते हैं, हरिजन। जो पिछड़े समाज के लोग थे, क्योंकि जाति व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में थे, इसी बात को लेकर इनका और भीमराव अंबेडकर का बहुत बार क्लैश हुआ। पूना पैक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो महात्मा गांधी हरिजन शब्द का निकालते हैं। ठीक है, हरिजन नाम की पत्रिका भी थी इनकी, मैगजीन भी निकालते थे हरिजन नाम से। ठीक है, तो हरिजन शब्द क्या मतलब? क्या? हरि मतलब भगवान, जन मतलब उनके बच्चे। तो महात्मा गांधी जो दलित समाज के लोग हुआ करते थे, पिछड़े समाज के लोग हुआ करते थे, वंचित समाज के जो लोग हुआ करते थे, उनको बोलते थे कि हरिजन है ये। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं जाति व्यवस्था ऐसे खत्म करने से कुछ नहीं हासिल होना, जाति व्यवस्था समाज का आधार है। और इनका मानना था कि हमारे मनों में एक सम्मान क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, एक जाति जब तक दिल से सम्मान नहीं करेगी दूसरी वाली जाति का, तब तक आप सामाजिक व्यवस्था खत्म, जाति व्यवस्था खत्म ही नहीं कर सकते। और सम्मान आ गया तो जाति व्यवस्था से कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए इन्होंने इनको क्या कहा? हरिजन शब्द से संबोधित किया। उसके बाद इन्होंने पत्रिका भी निकालते थे, एक का नाम था यंग इंडिया, यंग इंडिया, और एक थी हरिजन। ये दो पत्रिकाएं थी, महात्मा गांधी निकालते थे इनको। महात्मा गांधी ने एक बुक भी लिखी है, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो महात्मा गांधी के बारे में मोटी मोटी बातें हैं, ये सब बातें याद रखना। ठीक है, दार्शनिक रूप से अराजकतावादी कहते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, गांव का समर्थन क्यों करते थे, जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं निकालते थे, हरिजन शब्द क्यों यूज किया, सर्वोदय से क्या मतलब हुआ, उन पूरी बातों का। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, नेहरू जी के बारे में कैसे नहीं पढ़ेंगे। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भाई वैसे तो इतना तो आप जानते हो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, बहुत सारे इनके निकल करके आए विचार हैं, जैसे कि पंचशील वगैरह, तो या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय विषय में पढ़ा जाए। भारतीय समाज के पक्ष में यदि इनका विचार किया जाए तो सबसे ज्यादा जोर ये जिस चीज के ऊपर देते हैं नेहरू जी, वो देते हैं धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। धर्मनिरपेक्षता पे बड़ा जोर देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई समाज धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, किसी भी एक धर्म विशेष का क्या है, हमें साथ नहीं देना चाहिए कभी भी। ठीक है, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की, इन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण की बात की, ठीक है, ये बहुलवादी हैं, मतलब कई प्रकार के धर्मों पंथों को मानने वालों को एक साथ रखना चाहते हैं, और चाहते नहीं कि कोई पर्सनली किसी के साथ विशेष मतलब किया जाए वहां पर कि विशेष
ट्रीटमेंट कह सकते हो आप उसे दिया जाए किसी एक धर्म को। तो इसीलिए ये इनके विचार थे। जनरली इनका जो मेन विचार है वो धर्मनिरपेक्षता ही है, जो कि इनके विचारों में देखने को भी मिलता है। जिन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। भारत का जो आज संविधान है उसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो इनके ही लाए गए एक उद्देश्य प्रस्ताव से बनाई गई है, जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी बुक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत एक खोज, ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको दो चार विचारक और जो पता होने चाहिए, जैसे कि सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद, इन्होंने 18 से 90 के बीच का दौर आया था, इसमें उन्होंने बताया कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों को मौलाना लोगों ने इनका बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, ना कुछ पढ़ना है ना कुछ लिखना है, तो इससे ज्ञान नहीं विकसित हो पा रहा। ठीक है, धार्मिक रूप से धर्मांध होते जा रहे हैं, उससे कट्टरता बढ़ती चली जा रही है, इससे इनको पोलराइज करना बड़ा आसान हो। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के उत्थान के लिए जरूरी है कि उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन का प्रबंध किया जाए, अंग्रेजी की पढ़ाई करवाई जाए, गणित पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाया जाए, ताकि उनके अंदर तर्क करने की क्षमता उपलब्ध हो सके। ठीक है, तर्क करने की क्या हो सके, क्षमता उपलब्ध हो सके। और इसीलिए इन्होंने एक विश्वविद्यालय खोला, जो कि आगे जाकर के आज जिसको हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बोलते हैं। इसकी स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण करने का इनको योगदान जाता है, बहुत ज्यादा योगदान जाता है। ठीक है, सर सैयद अहमद, यही सारे इनके पॉइंट्स थे कि भाई सर सैयद अहमद ने ये सब काम किया था। उसके बाद आप एक मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक तगड़े ओरेटर थे, एडवोकेट भी थे नेहरू जी की तरह, तो अच्छा बोलते थे बहुत ज्यादा। इन्होंने अपनी बोलने की क्षमता से क्या किया, मुस्लिम लीग लगभग खत्म हो चुकी थी, अगर उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना सही समय पे नहीं मिल जाता मुस्लिम लीग को, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मिल गए। उसके बाद इन्होंने दोबारा मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया, ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि पैरोकार बन गए मुस्लिम समाज के। ठीक है, अंग्रेजों से मुस्लिमों के नाम पे हक मांगने शुरू कर दिए, हक मांगने शुरू कर दिए, और एट द एंड अंग्रेजों से बनवा ले गए अपनी 2 नेशन थ्योरी। इन्होंने दी थी 2 नेशन थ्योरी, इन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, 2 नेशन थ्योरी दी थी इन्होंने। और 2 नेशन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। ये कांग्रेस को बोलते थे, कांग्रेस हिंदुओं का खाली पक्ष रखती और मुस्लिमों का नहीं रखती, मुस्लिमों का मुस्लिम लीग रखती, तो हमको मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। अलग देश मांगने के पीछे भी इनका मकसद ये था, इनको पता लगा कि जब संविधान सभा में लोग बने, मुस्लिम लीग के लोग पहले थे संविधान सभा में, बाद में अलग हुए ना, तो उन्होंने देखा कि इंडिया का संविधान ऐसा बन रहा है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बन जाएगा, बाकी राज्य कमजोर होंगे, केंद्र मजबूत हो जाएगा। तो ये जानते थे कि भाई केंद्र में तो कोई मुसलमानों की सरकार आएगी नहीं, अगर राज्य मजबूत होते और केंद्र कमजोर बना रखा जाता तो हो सकता है कि ये बंटवारा नहीं मांगते। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई, हमारे नेताओं ने देखा ना कि देश टुकड़ों में बटा हुआ, अगर हमने केंद्र को कमजोर बना दिया तो राज्य अगर ताकतवर होगा तो हर राज्य टूट टूट के अलग हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, केंद्र को मजबूत रखा। तो मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का समझ में आ गया कि भाई नहीं हम कर सकते अपनी बात में, तो इन्होंने अलग स्टेट मांग लिया और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर बन गए, ध्यान रखना, पहले गवर्नर थे पाकिस्तान के। कई सारे एमए पढ़ते हुए बच्चे मिलते हैं मुझको, बोलते हैं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री नहीं थे भाई, प्रधानमंत्री कभी थे ही नहीं। पाकिस्तान बना के उसके पहले गवर्नर जनरल थे बस ये। ठीक है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, ध्यान रखना इस बात का। तो ये इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसे ही आपको वीर सावरकर के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें कहा जाता है, इनके ऊपर मूवी भी आई है, देखी नहीं है मैंने अभी, आप लोग देख लेना। इन्हें वीर सावरकर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंग्लैंड में जा करके, लोग तो यहां पर इनके खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभिनव भारत नाम था इनके संगठन का। क्या नाम था इनका संगठन का?
अभिनव भारत। अभिनव भारत था संगठन का इनके नाम, और इन्होंने एक बुक लिखी 1857, 1857 की क्रांति। और भारतीय समाज, हमारा समाज दरअसल क्रांति को भूल चुका था 1857 की क्रांति को, ठीक है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अंग्रेजों ने ऐसा कब्जा कर लिया था कि उन्होंने बता दिया कि 1857 तो राजा वाजा लड़ रहे थे अपने लिए, आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। ऐसा वो इसलिए दे रहे थे ताकि भारत के लोग अगर सोचेंगे कि हमारे लोगों ने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, कहीं ऐसा ना दोबारा इकट्ठा होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने लग जाए। तो सावरकर ने क्या किया, पहले ये बुक लिखी ताकि लोग समझें कि हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है हमारे लोगों ने बहुत पहले। तो उन्होंने ये बुक लिखी और इस बुक के माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया, दोबारा जागृत कर दिया समाज को। लेकिन बाद में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई, काला पानी की सजा हुई। भारत सरकार ने अभी कुछ साल पहले ही जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है उनका नाम बदल के वीर सावरकर एयरपोर्ट रख दिया है अंडमान में। जब इनको काला पानी की सजा हो गई थी तो उसके बाद ये जो जेल से छूट करके आए, ठीक है, तो जेल इन्होंने समझ में आ गया कि समाज को एकीकृत करेंगे तब जाकर के समाज का भला हो सकता है, ठीक है। और समाज को एकीकृत करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज को एकीकृत करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर बल देना शुरू कर दिया। तो हिंदू समाज के बहुत अग्रणी विचारक माने जाते हैं ये भी, ठीक है। हिंदुत्व इनकी करके एक बुक भी है। इन्होंने कई प्रकार के हिंदू धर्म में कमियां बताई कि भाई हमारे यहाँ पे रोटी बंदी है, बेटी बंदी है, देश बंदी है, ठीक है, मतलब हम एक जातियां दूसरे जाति में शादियां नहीं कर रही, तो ये बहुत कमी है, इससे हमारा समाज एक नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ कोई विदेश से आता है तो हम मानते हैं कि अपवित्र हो गया, किसी योग्य नहीं रह गया पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये भी एक समस्या क्रिएट हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो आती रही लगातार। तो वीर सावरकर का जीवन ऐसा ही रहा, हिंदुत्व के लिए मतलब पूरा समर्पित रहा है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विचारक है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जेपी पढ़ सकते हो, राम मनोहर लोहिया को पढ़ सकते हो आप इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को तो बता ही दिया मैंने, ऐसे आप पढ़ सकते हो, अरविंद घोष को पढ़ सकते हो, उसके अलावा पूछ सकते हैं इन सब के बारे में भी, लेकिन फिर इतना समय नहीं है हमारे पास। तो अभी जो हमने पढ़ लिया, अगर आपको इतना भी आता है तो काफ़ी है। डिटेल में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ बना दिया है, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाओ वहाँ पर जाओ, डाउनलोड करो और आराम से पढ़ो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर दे करके जाना। किसी और सब्जेक्ट का अगर हमने वीडियो अब तक नहीं बनाया और आप चाहते हो हम उसके ऊपर बनाएं, कोई वन शॉट ऐसा कुछ, और आपके लिए पीडीएफ भी लेकर के आए साथ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, अपनी राय बता देना, और कोशिश करेंगे आपके लिए जो आप बताओ नीचे वो वीडियो बन जाए आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।